मैं P.A. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट थर्ड में इतिहास विषय के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास में अंग्रेजी सत्ता के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि जो संवैधानिक विकास, उसमें सर्वप्रथम जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, उसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी की भारतीय गतिविधियों पर 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य कंपनी के शासन को सुव्यवस्थित करना था। इस एक्ट की निम्नलिखित धाराएं थी। पहली, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी अभी तक बंगाल का गवर्नर है, बम्बई का है, अन्य प्रांत के जो गवर्नर थे अलग अलग थे। अब शासन का एक केंद्रीयकरण के रूप में जो बंगाल का गवर्नर था वो गवर्नर जनरल रहेगा और मद्रास और बम्बई के गवर्नर उसके अधीन कर दिए गए। तो इस तरह से अब तक जो तीन गवर्नर अपने आप में तीनों का अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व था, वो बंगाल गवर्नर के नियंत्रण में आ गए। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद नियुक्त की गई और कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, जिसका ब्रिटिश भारत पूरा क्षेत्र कार्य क्षेत्र रहेगा। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण स्थापित करने का यह पहला कदम था। इसी क्रम में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों और उसके व्यवहार में आने से प्रकट हुई खामियों को दूर करने के लिए 1784 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट के द्वारा एक नवीन एक्ट लाया गया, जिस एक्ट को हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नाम से जानते हैं। इस एक्ट की निम्नलिखित धाराएं थी। नंबर 1, भारत में कंपनी के शासन की देखभाल के लिए 6 सदस्यों का एक अधिकार सभा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसके सदस्यों को नियुक्त करने और हटाने का अधिकार ब्रिटेन के राजा को दिया गया। नंबर 2, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी गई। जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो 4 थे उनको एक कम कर दिया गया। मद्रास और बम्बई के गवर्नर पूर्णतः गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे। जो बंगाल का गवर्नर था उसके नियंत्रण में कर दिया गया पूर्णतः। तो इस तरह से पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ये व्यवस्था की गई। 1793 में एक आदेश पत्र जारी किया गया और इस आदेश पत्र विशेष परिस्थितियों में गवर्नरों को भी अपनी परिषद की राय के विरुद्ध काम करने का अधिकार दिया गया। अब तक ये था कि जो उनकी परिषद होगी उसके अनुरूप ही काम करेंगे, लेकिन ये उनको एक विशेष अधिकार दिया गया था।
1813 का आदेश पत्र की धाराएं, जिसके अंतर्गत ये निश्चित कर दिया गया कि भारत अंग्रेजी राज्य की प्रभुसत्ता ब्रिटेन के सम्राट में निहित है। यानी भारत में जो ब्रिटिश शासन है उसका जो सर्वे सर्वा है वो ब्रिटेन का सम्राट है, वो उसका सर्वोच्च सत्ता है, संप्रभुता उसी के पास है। नंबर 2, भारत से व्यापार करने की कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की आज्ञा दे दी गई। यानी अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और अब सभी अंग्रेज व्यापारी को व्यापार करने की आज्ञा दे दी गई। कंपनी का चीन से अफीम और चाय के व्यापार का आधिपत्य सुरक्षित रखा गया। अगला, यानी ईसाई धर्म प्रचारक को भारत में धर्म प्रचार करने के लिए आने की सुविधाएं प्रदान की गई। कंपनी की आय में से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई। इस आदेश पत्र के द्वारा भारत में कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसद और राजा के अधिकार को मान्यता दी गई। प्रथम बार कंपनी को भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की आज्ञा देना भारत के लिए आर्थिक शोषण में वृद्धि करना सिद्ध हुई। यानी अब कंपनी के अलावा अन्य व्यक्ति भी यहाँ पर व्यापार करके और देश का शोषण करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में 1833 में एक आदेश पत्र फिर जारी हुआ और जिसमें निम्न धाराएं इस आदेश की थी। पहली थी, चीन से व्यापार करने वाली कंपनी का एकाधिपत्य समाप्त कर दिया गया। यानी जो ऊपर दिया गया था 13 में, वो अब उस चीज़ को भी समाप्त कर दिया। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल की परिषद का 1/4 सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया। यानी पुनः 3 की जगह 4 सदस्य नियुक्त कर दिए गए। अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार दे दिया गया। ये घोषणा की गई कि सरकारी सेवाओं में प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता अनुसार स्थान प्राप्त कर सकेगा। और अगला जो इसमें प्रावधान था वो ये था कि आगरा और पश्चिमी अवध को सम्मिलित करके एक नवीन प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत की स्थापना की गई। इस प्रकार इस आदेश पत्र के द्वारा केंद्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाया गया और अंग्रेजों को भारत में आने और यहाँ बसने का अधिकार दिया गया। 1853 का आदेश पत्र, ब्रिटेन की संसद को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह किसी भी समय अपनी इच्छानुसार कंपनी से भारत का शासन अपने हाथों में ले सकती है। नंबर 2, कंपनी के डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिनमें से 6 की नियुक्ति ब्रिटेन के राजा के द्वारा की जाएगी। सरकारी सेवाओं के लिए परीक्षा की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल परिषद में कानून निर्माण की सहायता देने के लिए 6 नवीन सदस्यों की नियुक्ति की गई और बंगाल के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई, क्योंकि जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया तो बंगाल क्षेत्र के कार्य को देखने के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई।
ये आदेश पत्र केवल दो बातों के कारण ही महत्वपूर्ण माना गया है। प्रथम, इसके द्वारा ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार मिल गया। अब द्वितीय, इसके द्वारा पहली बार बहुत सीमित अधिकार, कम से कम केंद्र में व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गई। तो इस तरह से 1853 के आदेश के द्वारा ये व्यवस्थाएं की गई। इसी क्रम में रानी विक्टोरिया की घोषणा 1 नवंबर 1858 में, जिसके तहत उस घोषणा को भारत के प्रत्येक शहर में पढ़कर सुनाया गया और इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासनिक क्षेत्र का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन के क्राउन के द्वारा किया जाएगा। यानी अब कंपनी का शासन ब्रिटेन के राजा के पास आ गया। गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय का पद प्रदान किया गया। अब तक जो गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाते थे, अब वो क्या हो गए, वायसराय, यानी सम्राट का प्रतिनिधि। और जो 1858 के जो कानून थे उसकी निम्न शर्तें इस प्रकार थी। भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया। डायरेक्टरों की सभा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया तथा उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए। भारत सचिव आवश्यक रूप से ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक सभा भारत परिषद की स्थापना की गई। भारतीय गवर्नर जनरल को भारत सचिव के आज्ञा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा और इस कारण उसके वायसराय कहा गया। 1861 का भारतीय कौंसिल कानून। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को यह अधिकार प्राप्त था कि वह भारतीयों को कानून निर्माण में सहयोग बना सके। दूसरा, इस अधिनियम में बम्बई और मद्रास की सरकारों को विधायी शक्तियां दी गई। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 5वें सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य को शामिल किया गया। वायसराय को अपनी परिषद में 6 से 12 तक सदस्यों की वृद्धि करने का अधिकार दिया गया और ये सदस्य उसे कानून निर्माण करने में सहायता देंगे। वायसराय को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार दिया गया। प्रांतों को स्थानीय और प्रांतीय विषय के संबंध में कानून निर्माण करने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार कानून के द्वारा केंद्र में व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई और प्रथम बार गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। इनमें से 10 सदस्य गैर सरकारी होना आवश्यक है। प्रांतों में व्यवस्थापिका सभा के गैर सरकारी तथा कुल सदस्य की संख्या में वृद्धि कर दी गई। तो इस तरह से जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा समय समय पर जो कानून जारी किए, इनसे भारत में ब्रिटिश शासन को एक तरह से उसकी जड़ें मजबूत करना और पूरी सत्ता अपने अधिकार में लेने के लिए इस प्रकार के कानून लाए गए और इन कानूनों के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित एक व्यवस्थित हो गया। और आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त